मैं लखनऊ में पैदा हुआ और मेरे पिताजी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। और उस टाइम पे जितने भी लोग वहाँ काम करते थे उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 99 ईयर्स के लिए लीज पे प्लॉट मिले थे। तो एक बहुत बड़ी कोठी थी हमारी और बस उस कोठी में ही बचपन बीता, स्कूल के दिन। और फादर हमारे बहुत, मतलब हमारे फादर से इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब बहुत कुछ ईमानदार, कुछ प्रिंसिपल वाले, उसूल वाले, और कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे वक्त के साथ। तो हमने बचपन देखा तो हम महसूस करते थे कि औरों से थोड़ा सा अलग हैं। गरीब तो नहीं बोलेंगे मगर फिर भी। और मैं था, मेरी दो बहनें थीं, माँ थीं, और हम बस स्कूल में पढ़ रहे थे। और मेरा ख्याल है इंटर हमने किया था और यूनिवर्सिटी बस ज्वाइन ही की थी। तो इतने में पिताजी की हमारी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद घर में कोई कमाने वाला था नहीं। और पिताजी चूँकि पेंशनर थे, और मतलब अब इससे ज़्यादा कोई ट्रेजेडी तो और दूसरी नहीं हो सकती है कि पिताजी की डेड बॉडी थी, पड़ी थी, और हमारे रिलेटिव जो थे वो हमसे पूछते थे कि क्रियाकर्म का पैसा किससे लेना है और पूर्ण नोट एक लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह उनका मतलब दाह संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार जो भी हुआ। अब उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। खैर बड़ी बहन की तो शादी हो गई थी मगर वो भी हमारे घर में ही रहती थी, और एक लड़का था उनका। तो शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग उन दिनों एक था कि मतलब आप शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग जानते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। तो हमने शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग सीखी। और पिताजी ने जितने लोगों के साथ मतलब जो नौकरी दिलाई थी या ऑफिसर थे वो आज, सब जगह मैंने कोशिश की मगर कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। तो एक सबसे जो ख़ास बात है वो ये थी, मतलब मैं जिसको डेस्टिनी मानता हूँ कि क्या होना है, क्या शायद ऐसा निर्धारित होता होगा, भगवान जाने। तो हम फिफ्थ क्लास में हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था। 35 स्टूडेंट में एक लड़का था, सत्य प्रकाश तिवारी। तो बहुत गहरे हम लोग दोस्त थे। और जब उसने देखा कुछ नहीं हो रहा है तो मैंने उसको बोला कि मैं बॉम्बे जाता हूँ, बॉम्बे में कोशिश करता हूँ नौकरी के लिए। वहाँ पर हमारी सग्गी बुआ के लड़के विरजेंद्र गौड़, उनका इंडस्ट्री में काफ़ी मतलब जमा हुआ था और फेमस डायलॉग राइटर थे वो। मुझे जहाँ तक याद है बहुत फिल्में की उन्होंने, पुरानी एकदम परिणीता, अशोक कुमार मीना कुमारी जी वाली, और अपना शक्ति सामंत जी के यहाँ कटी पतंग, हावड़ा ब्रिज। तो हम जब बॉम्बे, हम और सत्य प्रकाश, हम दोनों बॉम्बे आए। और बॉम्बे आने के बाद हम को कुछ बॉम्बे के बारे में मालूम नहीं था। तो काकड़वाड़ी आर्य समाज, दयानंद जी सरस्वती जी का बनाया हुआ पहला आर्य समाज, वहाँ हमारे एक मतलब थे जान पहचान के, उन्होंने बोला था वहाँ कोशिश करना। तो वहाँ पर आकर के हम ठहरे और वहाँ मतलब 3-4 दिन, 5 दिन, ज़्यादा 7 दिन वहाँ आप रह सकते हैं, ऐसा वहाँ का नियम था। तो हम ठहरे वहाँ पर आके, सबसे पहले हम आए कि अपने भाई साहब से मिलते हैं आकर के। तो वो अंधेरी में रहते थे और ये चरनी रोड पे था ये। तो हमको मतलब बहुत लंबा, तब लगा कि बहुत लंबा सफ़र हमने तय किया है। खैर अंधेरी आए, अंधेरी आके उनके पास आए। तो हमको देख कर के उनको कुछ वो नहीं हुआ, अचरज भी नहीं हुआ, कुछ जिज्ञासा भी नहीं हुई। और बस उनको मालूम था कि उनके मामा यानी मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है। तो कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला भाई साहब मुझे कहीं नौकरी लगा दीजिए, आपकी फिल्म लाइन में तो बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने कुछ बोला देखते हैं, और हम लोग चले गए। तो बस अब हम रोज़ आते थे उनसे मिलने के लिए, और वो रोज़ अपना शूटिंग पे निकल जाते थे, तो कभी साथ में चले जाते थे, कुछ था, ये था वो था, मगर काम के लिए उन्होंने कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। तो हमारे जो मित्र थे सत्य प्रकाश, उनको हम शॉर्ट नेम में सत्तू बोलते थे। मैंने बोला सत्तू भाई साहब तो कुछ रिस्पांस दे नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा।
तो पता नहीं उसको गुस्सा आया क्या आया, उसने बोला कि अभी तुमको एक ही काम करना है कि फिल्म लाइन में कुछ बन के दिखाना है। तो मैं उसको बोलूं कि मुझे कुछ आता नहीं है फिल्म लाइन का, मैं क्या करूंगा फिल्म लाइन में। तो बोलने लगा कुछ भी कर तू। तो अभी करने जीना मरने जैसा है ना, घर जाके उधर जाके क्या करेगा, वहाँ इतनी बड़ी कोठी है तो वो तो आधा आधा भाड़े पे चढ़ मतलब करके रेंट पे चढ़ा देंगे, तो मदर का सिस्टर का गुजारा तो हो ही जाएगा। और सबसे पहले तो यहाँ रहने के लिए जगह देखते हैं। तो हम जगह देखने के लिए निकले, क्योंकि यहाँ से तो आर्य समाज तो छोड़ना ही था। तो चलते 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 हर स्टेशन पर, उन दिनों पगड़ी का सिस्टम था, पैसा हमारे पास था नहीं, सिर्फ 500 रुपये थे हमारे पास। आते फिर अंधेरी आए, फिर अंधेरी से फिर पैदल, करीब मेरा ख्याल है 45 मिनट्स लगते थे उस टाइम पे। एक पहाड़ी के ऊपर हमको 6 हट्स बनी हुई थी, झोंपड़ियाँ जैसी, और लकड़ी और खपरेल। उसमें से एक जो थी वो मतलब 11 रुपये कुछ भाड़ा था उसका, रेंट 11 रुपये शायद बहुत होगा उस वक्त भी। तो हमने वो ले ली और हम ले करके वहाँ पर आ गए कि छत तो होनी चाहिए अपने पास, फिर देखेंगे क्या करते हैं। तो बस अब हमारे दोस्त ने बोला कि तुम जाओ, रोज़ सुबह निकलो और लोगों से मिलो जा करके। और मैं बोलूँ कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं क्या मिल के क्या करूँगा। तो बोला वो मैं नहीं जानता हूँ। तो मैंने बोला वो खाएंगे क्या हम लोग, तो उसने बोला वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो वो हमारे ऐसे दोस्त थे, उन्होंने प्यून की नौकरी की, ऑफिस में झाड़ू लगाई, जो भी किया। बोला तुम बस करो कुछ। तो पता नहीं, मुझे तो समझ में खुद भी नहीं आया। मेरी माँ ज़रूर, मुझे भी पोइट्री में इंटरेस्ट था, लिखने विखने में नहीं। मतलब ऐसा होता था कि हमारे क्लास में जब हम पढ़ते थे तो मैं मतलब नरेट भी अच्छा करता था, मतलब स्वर में बोल लेता था। तो जैसे टीचर ने पनिश किया सब क्लास को, तो उनका एक ही शर्त होती थी कि योगेश कोई कविता सुनाएगा तो हम सबको माफ़ कर देंगे। तो कुछ वो था या पता नहीं क्या था। मदर को बहुत शौक था, मतलब ये संस्कृत में एक्चुअली गुरुकुल में पढ़ी हुई थी माँ हमारी। तो हम करते करते क्या करें, फिर भाई साहब का कोई हमको साथी मिल जाए तो हम उनसे पूछते थे कि ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं। वो हमको बताते थे ऐसे करिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। मगर वो सब करके करेंगे क्या उसका, यहाँ तो रोज़ मतलब पैसा चाहिए ना, ऐसा था। फिर करते करते फिर कुछ रोटी वोटी बनानी आ गई, कुछ 4-5 रोटियां बनाई, निकल गए। वो तो सत्तू जी तो चले जाते थे अपने जो भी जहाँ पर भी कोई फिल्म का प्रोडक्शन का ही ऑफिस था उसमें, और मैं फिर वो ले करके और निकलता था। तो कभी गेटवे ऑफ इंडिया, कभी मालाबार हिल, कूपरेज ग्राउंड, मैरिन लाइंस, इस सब जगह भटकता रहता था। 4-5 रोटियां होती थी और ऊसल ले लेते थे। और फिर ज़िंदगी के बारे में सोचते थे कि मतलब मेरे फादर ने इतना लोगों के लिए किया। 95 रुपीज़ पेंशन में उन्होंने 4 फैमिली को पालते थे, और वो मतलब इतना सब करने के बाद भी कोई उनके काम नहीं आया। और मैं जब लखनऊ से बॉम्बे आया था तो मैं सारे रिश्ते तोड़ करके आया था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, बस जो कुछ था वो सत्तू। और मैंने बोला और कोई किसी से रिश्ता रखना ही नहीं है, और आज तक नहीं है। जब मेरा नाम हुआ, थोड़ा ये हुआ, तो कुछ रिश्तेदारों ने कोशिश की, कुछ लोगों ने मतलब कि आप वही योगेश हैं क्या, मैंने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो फिर कुछ जो भाव थे मन के या जो दुख था, वो शायद कुछ कविता के रूप में मैं कुछ ऐसा आता था तो मैं उसको नोट करने लगा। नोट करते 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 वो कुछ स्टॉक जैसा हो गया। फिर उसके बाद हम उस झोंपड़ी से निकले और ओशीवरा में एक पेट्रोल पंप है, उसके पीछे एक सोहन सिंह मेंशन करके था, चौल थी समझ लीजिए, बिल्डिंग भी थी और चौल भी थी। वहाँ पे हम रहने के लिए आए। वहाँ पर भी वैसे ही था, मगर लाइट थी और पानी था, और एक बहुत बड़ा मतलब पंजाबी माहौल था, जिसमें एक गुलशन बावरा फेमस सॉन्ग राइटर हुए हैं, वो भी वहाँ रहते थे उन दिनों। और हम सब में बहुत दोस्ती थी, हम लोग पिकनिक पे जाते थे, कहीं जाते थे। तो गुलशन जो है वो अपने
गाने वाने सुनाया करता था। और कुछ दिन के बाद पता लगा कि वो उसकी कुछ गाना रिकॉर्ड भी हुआ है, और कल्याण जी, वीर जी शाह करके हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके साथ हमको थोड़ा हम वहाँ से इंस्पायर्ड भी हुए। और हमको लगा कि क्योंकि गुलशन बाबरा बहुत फिजिकली बहुत दुबले पतले, तो मैं इतने दुबला पतला आदमी ऐसे कैसे लिख लेता है, और फिल्म में उसका गाना भी हो गया, ये हो गया, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास भी तो एक स्टॉक है अभी। और फिर मैं अपने जब गाने सुनाता था तो सब लोग पूछते थे, फ्रेंड्स लोग, जैसे पिकनिक पे गुलशन कुछ सुनाया तो मैंने भी सुनाया, तो पूछते थे मुझसे कि ये किसका, कि हमने सुना नहीं, कि किसका है, किसने लिखा है, तो हम बताते नहीं थे कि हमने लिखा है। फिर हम सत्तू से पूछते थे, सत्तू वो, तो सत्तू पूछा किसने, तूने लिखा है क्या? मैंने बोला हाँ। बोला तू तो अच्छा लिखता है, तू ट्राई कर, अभी जा कंपोज़र से मिल, म्यूज़िक डायरेक्टरों से मिल। तो हमको एक थोड़ा सा वो हुआ, और हम बस चले जाते। उस टाइम पे एक यहाँ पर महालक्ष्मी स्टेशन के पास एक फेमस पता नहीं क्या बिल्डिंग थी, जहाँ पे मतलब 450-500 फिल्म के ऑफिसेस थे। तो वहाँ हम चले आते थे, और जा कर के और एक चिट पे लिख करके अपना नाम और अंदर भेज देते थे। कोई मिलता था, कोई नहीं मिलता था, छोटे मोटे मिले 2-4 लोग, थोड़ा सा हौसला बढ़ा। और फिर हमको किसी ने मिलाया, रॉबिन बनर्जी एक संगीतकार थे, उन्होंने सुना, तो हमारा तो स्टॉक था हमारे पास, और सुन के उन्होंने बोला कि तुम अच्छा लिखते हो, और मेरा कुछ होगा तो मैं तुमको लिखवाऊंगा। तो बस हम उनके साथ ही, फिर एक हमको सहारा भी मिल गया, भटकना बंद हो गया। वो खार में रहते थे, हम जाते थे, और मगर हमको मालूम नहीं था कि हमारे गाने सुनते हैं मगर ये कंपोज तो करते नहीं हैं। वो कुछ बैठे हुए हारमोनियम बजाते रहते थे। तो हमने एक दिन उनसे पूछा कि आप ये हारमोनियम ही बजाते रहते हैं, मेरे गाना तो कुछ आप कंपोज करते नहीं हैं। उन्होंने बोला तुम समझे नहीं। मैंने बोला नहीं। बोला तुमको इस पे लिखना है। तो मैंने बोला और जो मैंने लिखा है, बोला वो ठीक है, लिखा तो अच्छा है मगर वो ये कंपोजिशन बहुत अच्छा है, इस पे लिखो। तब हमको पहली बार पता लगा कि कंपोजिशन पे पहले बनता है, और उसके ऊपर आपको वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिखने पड़ते हैं। तो बस हम फिर कोशिश करते रहे, और जगह जाना ना छोड़ दिया। और उसके बाद फिर 1 साल के बाद रॉबिन जी ने हमको बोला कि योगेश, एक फिल्म मिली है और तेरे 6 गाने जो हैं वो उनको पसंद आए, और फिल्म करूं कि नहीं करूं। मैंने बोला मगर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप, करूं कि नहीं करूं? बोला नहीं, वो ऐसे ही फिल्म है, क्योंकि मैंने पहले जैसी फिल्म की थी ना, वो तूफान मिल की वापसी, हंटर वाली, इस टाइप की, तो इसका नाम है सखी रॉबिन। मैंने बोला मेरा तो कोई तजुर्बा है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपका कैरियर, मतलब आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। खैर उन्होंने फिल्म की, हमारे 6 गाने लिखे हुए थे। तो हम जब गए वहाँ पर प्रोड्यूसर से मिलने के लिए, तो उन्होंने हमको बोला कि आपको 25 रुपये पर सॉन्ग के हिसाब से मिलेंगे। तो हमको 25 रुपये बहुत लगे उस वक्त। अरे हम 8-10 लाइनें लिखी, हमने 25-25 रुपये दे रहा है हमको। तो उनको लगा कि शायद हमको लग रहा है कि कम है बहुत। तो उन्होंने बोला इंदिवर जी और ये आनंद बख्शी साहब 15-15 रुपये में देखिए लिखा, वो गाने लिखे हैं उन्होंने, हमारे वाउचर उन्होंने दिखाया हमको। तो हमने बोला नहीं नहीं ठीक है, 25 ठीक है। तो 2 दिन रिकॉर्डिंग हुई और 2 दिन में 150 रुपये हमने कमाया। और उस दिन हमने सत्तू को बोला कि तुम छुट्टी पे आज ऑफिस नहीं जाओगे, आज हम लोग खूब घूमेंगे, खाए पिएंगे। और खूब हम लोगों ने मस्ती की। फिर उसके बाद रॉबिन जी का काम शुरू हुआ, तो फिर ये गाने आए, HMV कंपनी थी, तो कोई मिस्टर रेले थे वहाँ पर, वो आएंगे, वो गाने सेलेक्ट करेंगे, 2 गाने इसमें से कट हो जाएंगे जिनका रिकॉर्ड नहीं बनेगा, ऐसा सब कुछ रूल भी था। खैर जो भी है, उसके बाद अब ये गाने बजेंगे कहाँ पर, तो सिर्फ रेडियो सेलोन था जहाँ पर 8 से और 9 के बीच में जो गाने बजते थे सुपर हिट माने जाते थे। तो हमारा गाना भी उसमें खूब बजा, सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे का तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, ज़िंदगी में बाहर आ जाए। और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर को 9 फिल्में मिली, और बस हमारे पास तो काम ही काम था। और 9 फिल्में भी मतलब मार्वल मैन, जंगली राजा, रॉकेट टार्जन, फ्लाइंग सर्कस, इस टाइप की फिल्में।
तो रॉबिन जी कंपोजिशन तो अच्छा ही बनाते थे। उस टाइम पे जब फिर मैं और लोगों से भी मिलता था, किसी ने लक्ष्मीकांत जी से भी मिलाया था, एक जीएस कोहली थे म्यूजिक डायरेक्टर, तो हमेशा वो लोग पूछते थे रॉबिन जी के बारे में, क्या कर रहा है, कैसा कंपोजिशन, क्या गाने बनाए हैं। तो उस टाइम पे एक घबराते थे लोग कि मतलब ये आदमी जो है एकदम निकलेगा, मगर वो बैड लक रॉबिन जी का कि उन्होंने समझा नहीं, समझ लीजिए जो भी है। खैर हमको एक थोड़ी सी आगे बढ़ने का एक रास्ता मिला और जीएस कोहली जी के यहाँ फिर हमने लिखा। एक फिल्म थी एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड, उसमें एक गाना उन्होंने हमसे लिखवाया। पिक्चर हमने ही उनको दिलवाई थी, मगर वो उन्होंने एक ही गाना लिखवाया हमसे, और वही गाना फिल्म का चला। रफ़ी साहब मतलब का गाया हुआ था गाना वो। माना मेरे हसीन सनम तू रश्क महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। ये मेरा ख्याल है 68 के करीब ये गाना आया था, काफ़ी बजा था। मगर वही जैसी फिल्म होती है वैसे ही गाना लोगों को मालूम था, मगर कौन है, कोई शायर वायर होगा ऐसा था। फिर उसके बाद उषा खन्ना जी के यहाँ हमको एक फिल्म थी एक रात, उसमें एक गाना मतलब एक या दो गाने मैंने लिखे थे और दूसरे राइटर भी थे। उसमें भी रफ़ी साहब का एक गाना 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा। तो मतलब ऐसे एक काम शुरू हो गया समझ लीजिए। और रोमिन बनर्जी, जीएस कोहली, ये दो उषा खन्ना जी, इन तीन लोगों के साथ कभी कुछ ना कुछ, एक सुरेश कुमार म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका तो रिकोगनाइज ही नहीं हुआ, मतलब लोग जानते भी नहीं उनके बारे में काम चलता रहता था। और जो भी मतलब होता था, अब हमको 100 रुपये मिलते थे एक गाने के, तो 100 रुपये मतलब ठीक था। फिर हमने सत्तू को बोला कि तुमने बहुत कर लिया, अभी कुछ अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में तो बहुत सोचा तुमने। तो फिर उसने, एजुकेटेड तो थे ही, उन्होंने बीए किया हुआ था, फिर उन्होंने कुछ ट्रेनिंग मिली, क्या लिया, फिर श्री सीताराम मिल थी, उसमें वो मतलब बड़ी पोस्ट पे, एसक्यूसी डिपार्टमेंट एक था, वहाँ पर वो बड़ी पोस्ट पे वो लग गए और मेरा ऐसे काम चलने लगा। फिर मुझे कहीं से पता लगा कि थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लूज ये हुआ कि एक दौर आया जिसमें दारा सिंह, रंधावा, उनके भाई और आज़ाद, ये 3 एक्टर थे जिनकी मतलब एकदम धड़ल्ले से पिक्चरें बन रही थी। मतलब मैंने मिल कर के, इस बीच में हमारी मुलाकात हुई अनजान से। अनजान हमारे पास, अनजान को मैं अंधेरी स्टेशन पे उनको देखता था और गोदान पिक्चर लगने वाली थी। तो गोदान बहुत, एक तो मुंशी प्रेमचंद जी का नावल उस पर बनी थी पिक्चर, और दूसरा रविशंकर जी का संगीत था उसमें। तो मुझे कि बहुत बड़े कवि हैं, तभी तो मतलब इनको ये फिल्म मिली होगी, जो भी है। वो फिल्म फ्लॉप हो गई और अनजान को कुछ काम नहीं था। तो मैंने कोई एहसान नहीं किया, मगर मैं, जब मुझे 100 रुपये मिलते थे तो मैंने उनसे हर फिल्म के लिए, मैंने अपने कंपोज़र रॉबिन जी जो थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उषा जी के यहाँ भी मैं उनको लेके गया कि हम साथ में काम करेंगे। फिर हम दोनों ने मिल करके काफ़ी फिल्में की, हुस्न का गुलाम। मगर क्या प्रॉब्लम हो गई कि सिर्फ 2 लड़कियों का गाना है, जो लक्ष्मीकांत प्यारे जी का म्यूज़िक जो पारसमणि में चला, हिट हुआ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और एक जीएस कोहली जी का था, तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से, नैना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से। इन गानों की वजह से एक बाढ़ आ गई जिसमें 2 लड़कियों का गाना, तो 2 गाने तो होने ही होने। और हम लिख लिख के तंग आ गए कि वो मेरी जुल्फ़ें, मेरी अदाएं, मेरी ये नशा और ये। फिर अब कुछ लगा कि ऐसा अभी इंटरेस्ट ही निकल गया फिल्म में गाने लिखने का कुछ, क्योंकि गाने सुनते थे हम, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक, अपना शैलेंद्र जी के गाने, हसरत जयपुरी जी के, शकील बदायूनी जी के, मजरू साहब, ये सब लोग के गाने जो बड़ी बड़ी फिल्मों के सुनते थे, तो कितना अच्छे गाने लिखते हैं। हम क्या वही अदा वदा ये सब लिख रहे हैं, कुछ लिखने का वही नहीं है, सोचने का है ही नहीं कुछ। तो फिर हमारे दिमाग में आया, हम जो ये हमको एलपी जो रिकॉर्ड्स मिलते थे सुनने के लिए,
HMV हमको देते थी, जो मतलब राइटर्स को, वो हम सुने कहाँ पर, हम तो जहाँ रहते थे वहाँ ग्रामोफोन खरीदने का तो सवाल ही नहीं था। तो हम, हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे रोमिन बनर्जी, उनकी जान पहचान थी मिसेस सलीम चौधरी से, उनके यहाँ वो जूक बॉक्स था, तो हम उनके यहाँ सुनने जाते थे। तो एक दिन हमने उनसे बोला कि दीदी हमको दादा से मिलवाई ना, सलीला से। तो बोले हाँ हाँ मिलाऊंगे मिलाऊंगे मिलाऊंगे। ऐसे ही टाला वाला एक दो बार उन्होंने, उसके बाद फिर उन्होंने एक दिन मिलाया हमको सलीला से। तो सलीला बहुत रिजर्व टाइप के देखा, उनसे जब मिलने गए तो इंसाइक्लोपीडिया भरा पड़ा है, किताब ही पढ़ रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, यूँ खाली सर हिला दिया। मैंने वो तो बहुत नीरस टाइप के आदमी हैं, इनके साथ तो कैसे बात भी नहीं करेंगे तो साला बड़ा मुश्किल है, बोझल हो जाएगा सब एटमोसफियर, क्या करेंगे। चलो चले आए, उन्होंने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दी, बाद में पूछा उछा भी नहीं। उनके असिस्टेंट ने कहा कि वो किधर C क्लास पिक्चर का गाना लिखने वाला, तुम किधर से लेकर के आई हूँ उसको सबिता। खैर इस बीच में दुर्भाग्य बोलिए जो भी, शैलेंद्र जी की डेथ हो गई और सलीला के पास काम कम था और कोई राइटर मतलब नहीं था उनके पास जो रेगुलर बैठ के वर्क करे, क्या करे। तो उतने में कोई प्रोड्यूसर आया, तो उन्होंने सविता जी को बोला कि बुलाओ अपने राइटर, किधर है वो, उसको बोला बुलाओ। तो मैं गया, फिर दादा के यहाँ गया, सलीला के यहाँ, और सलीला ने एक कंपोजिशन मुझे दिया, बोला ये गाना रिकॉर्ड करना है और मैं ज़रा मार्केट होके आता हूँ, तुम आधे घंटे के अंदर ये लिखो, इस पर लिख के मुझे बताओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो दादा निकल गए, दीदी भी निकल गई, उनके असिस्टेंट बैठे हुए थे। तो मैं गाना सोच रहा था, फिर मैं इतनी देर में कंपोजिशन भूल गया, वो ट्यून क्या थी वो भूल ही गया। फिर बड़ा परेशान हुआ, अभी क्या है। फिर मैंने धीरे से पूछा उनके जो असिस्टेंट थे, मैंने बोला कानूदा आप मुझे ट्यून बताएंगे क्या। तो वो अखबार पढ़ रहे थे, देखा ऐसा तुम ये सब इधर तुम्हारा काम नहीं है, इधर बड़ा बड़ा राइटर शैलेंद्र गुलजार ये सब लोग इधर लिखता है, बताया नहीं मुझे। मैं अच्छा मैं आता हूँ ऐसा बोल के मैं निकला। मैंने बोला भाग लो अभी यहाँ से, तुम सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मैं आया, वहीं बस स्टॉप पे आके खड़ा था। खड़े खड़े मैंने सोचा मन में कि अगर आज भाग गया तो फिर कभी आ नहीं पाऊँगा, क्या करूँ। मगर एक बार दादा से पूछ लूँगा, दादा कंपोजिशन क्या है फिर से बता दीजिए। फिर सोचा कि दादा बोलेंगे इसको कंपोजिशन नहीं याद रहता तो लिखेगा क्या है, ये सब कश्मकश में था। तो इतने में बस देखा मैंने आ रही है, और आते आते थे मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से ट्यून आई, और ट्यून आई और मैं रोड क्रॉस करके दादा के घर तक जब तक आया तब तक पता लगा उसमें कुछ शब्द भी आने लगे। वो शब्द आते 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 जब दादा आए, मैंने आके सुना है तो दादा इतनी ज़ोर से चिल्लाए अपनी वाइफ का नाम लेकर के। मैंने बोला अभी ये बोलेंगे किसको पकड़ के ले आए हो, भगाओ इसको यहाँ से। फिर दीदी आई तो बोला क्या लिखा है जोगेश ने, बहुत अच्छा लिखा है। मैं तो सोच रहा था कैसे लिखेगा क्या है, और मैंने बड़ी चैन की सांस ली। मैंने बोला अभी दादा को पसंद आ गया तो चलो बहुत अच्छी बात। खैर वो गाना फिर मैंने लिखा, वो गाना रिकॉर्ड हुआ, पिक्चर बनी नहीं। फिर दादा के साथ थोड़ी दादा घुले मिले और कुछ अपनी पोइट्री वोइट्री सुनाते थे बंगाली में, बहुत रिच पोइट्री करते थे दादा। फिर हम मतलब मिक्स हो गए। तो दादा ने ऐसे ही पूछा कि तू क्या, अभी तो तू राइटर है, लिख रहा है, तो कुछ मन में तेरे मतलब क्या तेरी एम्बिशन क्या है। मैंने बोला दादा लता जी ने मेरा कोई गाना नहीं गाया, बाकी सब ने, उषा जी ने, सब सुमन जी ने, चंद कमल बारोड़ जी, सब जो भी हैं उन सब ने तो गाया है। मगर बोला एक फिल्म है जिसका एक ही गाना है वो नहीं हुआ है अभी, और वो लता का ही गाना है, तो तू लिखो गाना। तो दादा ने मुझे वो ट्यून दी और मैं वो ट्यून ले करके, और ट्यून नहीं दी, मुझे रिकॉर्ड दिया उन्होंने, मुझे याद है उनका बंगाली में वो गाना ऑलरेडी हिट था लता जी का। फिर वो रिकॉर्ड लेके आया मैं, तो मेरे बगल में ही कोई थे, उनके यहाँ ग्रामोफोन था, उस पर वो एक दो बार गाना सुन करके और मैंने वो गाना लिखा। तो जब वो रिकॉर्डिंग हो रही थी उस टाइम पर दीदी ने पूछा कि सलील दा ये
गाना शैलेंद्र जी लिख दिया था हिंदी में पहले। तो बोला नहीं, क्यों? बोले नहीं, मुझे लग रहा था कि ये गाना हिंदी में नहीं हो पाएगा शैलेंद्र जी के बगैर। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो एक लड़का है नया, जोगेश जोगेश नाम है उसका, तो उसने लिखा है। तो मुझे बुलाया, जोगेश आओ जरा। तो मैं आया, फिर मैंने दीदी को नमस्ते किया। तो दीदी ने बहुत अच्छा लिखा है आपने। और पद्मा त्रिवेदी थी प्रोड्यूसर, उनको बोला उन्होंने कि अभी आप ये सारी फिल्म इनसे लिखवाइए और बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उन्होंने बोला कि पिक्चर तो हो गई है, सारे गाने हो गए हैं, मगर अगली बनाऊंगी तो ज़रूर लिखवाऊंगी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब इतना बड़ा ऐतिहासिक क्षण था कि लता जी बोल रही हैं मेरे लिए कि मैंने अच्छा लिखा है। और मुझे लगा वो गाना कुछ, पता नहीं, मैंने तो लिख लिया इजीली, मगर वो गाने में कुछ मुझे लगा नहीं कि एक होता है ना कि जिनके शब्द बड़े वो होते हैं कि क्या शब्द हैं। कोई पिया से कहो अभी, ट्यून के ऊपर गाना था, वो ट्यून शायद मुश्किल थी। कोई पिया से कहो अभी जाए ना, दीवाने सैया को समझा के मैं हारी, किसको पता फिर ये घटा छाए ना, ये था। मगर उसके बीच में जो फोनेटिक्स थे, जैसे कोयल बोले तो 6-7 बार कुहू कुहू, पपीहा बोले तो पीहू पीहू, वो सब उसको ट्यून में और उसके साथ वर्ड्स जोड़ के लाना शायद मुश्किल था, इसलिए दीदी को लगा होगा। तो खैर, मगर मुझे मतलब लगा कि मैं लिख लेता हूँ, और वो भी सलील दा के यहाँ, क्योंकि सलील दा का कंपोजिशन मुझे जब भी लोग मिले हैं यहाँ पर तो सब मुझसे पूछते थे कि अरे तू कैसा लिख लेता है यार, इतनी डिफ़िकल्ट ट्यून होती है सलील दा की। और मैंने भी देखा है कि सलील दा के मतलब कंपोजिशन में लिखना, राइटर मुझे जब भी मिले हैं तो उनको बड़ा मुश्किल लगता था हमेशा। खैर, वो फिल्म भी मतलब वो पद्मा जी की डेथ हो गई, पिक्चर बन कंप्लीट तो थी करीब करीब, मगर वो रिलीज़ ही नहीं हुई, ना रिकॉर्ड रिलीज़ हुए। ऐसा बैड लक था। बस उसके बाद फिर हमारी ज़िंदगी में आए बासु भट्टाचार्य, जिन्होंने तीसरी कसम डायरेक्ट की थी, अनुभव, तीसरी कसम। और उन्होंने अ, एक हमको मतलब सलील दा को उन्होंने बोला कि कोई 3 गाने उनको चाहिए। और उस टाइम पे वो इंदिरा गांधी जी की डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए शायद दिल्ली जाना था उनको। तो उन्होंने बोला कि आप गुलजार से लिखवा लेना और मैं आता हूँ। तो सलील ने बोला कि ये जोगेश है, इससे लिखवा लूँगा। बोला नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है वो सब गाने, वो इसके बस की बात नहीं है। तो वो चले गए। दादा ने बोला अभी कौन कोशिश करे, गुलजार खुद भी बिजी रहते थे। तो मुझे बोला तू लिख योगेश। दादा ने कंपोजिशन बनाए और मैंने गाने लिखे, और वो गाने 3 गाने हम लोगों ने मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किए। और उसके बाद फिर पता लगा, मैं तो फिर लखनऊ चला गया था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं है। और ये उधर ये स्टंट फिल्मों के गाने जो भी थे चल रहे थे। तो ऑल ऑफ ए सडन मुझे टेलीग्राम आया। मैं सत्तू दोनों ही गए हुए थे। तो मैंने सोचा ये कि बॉम्बे जल्दी आओ और तुमको कोई बड़ी फिल्म शुरू होने वाली है, ये होने वाला है। मैंने बोला ये सब फ्रेंड्स हैं ना अपने, वो चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही स्ट्रगल करते रहें। अभी सत्तू यहाँ लखनऊ में कुछ दिखते हैं यार, क्या करना है क्या नहीं करना है, मदर के साथ रहेंगे, कौन वहाँ जा कर के वही सब गाने लिखना, कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आता गाना लिखने का। तो फिर दीदी का आया, टेलीफोन आया या क्या पता नहीं, टेलीग्राम, मोबाइल तो थे नहीं उस टाइम पे। तो सत्तू ने बोला एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ पहले, मैं जा कर के देखता हूँ, फिर जैसा होगा तुझे बोलूँगा, तू आ जाना जल्दी से। फिर सत्तू यहाँ पर आया तो मुझे पता लगा कि वो फिल्म तो बंद हो गई जो बासु भट्टाचार्य बना रहे थे। और वो 3 गाने सलील दा ने सुनाए ऋषि दा को, और एल.बी. लक्ष्मण एक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने चोरी चोरी और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई थी उन्होंने, बुढ़ा मिल गया और पता नहीं क्या क्या। तो वो 3 गाने उन्होंने ख़रीद लिए थे। और वो ऋषि दा ने बोला कि मेरी फिल्म शुरू हुई आनंद, उसका एक गाना शुरू ऑलरेडी गुलजार साहब लिख चुके थे, मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने चुने। और उसमें एक मुझे लग रहा है कि उस सिचुएशन पे गाना बिल्कुल फिट है। और तो ये 2 गाने जो हैं वो मुझे इसमें से दे दो।
तो लक्ष्मण जी ने बोला 2 तो मैं नहीं दूंगा, एक गाना इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो। तो ऋषिदा ने वो गाना सेलेक्ट किया, वो था जहाँ से लोगों ने मतलब मेरी पहचान बनी, और वो था कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। ये गाना था, ये ऋषिदा ने ले लिया। और दूसरा गाना जो था मुकेश जी की आवाज़ में, नैन हमारे सांस सकारे देखे लाखों सपने, सच्चे कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना यहाँ, ये था अन्नदाता के लिए। और अन्नदाता पूरी पिक्चर, मतलब जया जी की, जब जया भादुरी थी, पहली फिल्म थी उनकी गुड्डी के साथ, और उस फिल्म की पूरी मुझे लिखने को मिली। और आनंद में मेरा एक गाना ये लग गया, और थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि कुछ अच्छा लिखने को मिला। और आगे क्या होगा तब भी नहीं मालूम था। फिर उसके बाद इस तरह सिलसिला शुरू हो गया, और बहुत लंबा किस्सा है, मतलब बोलते बोलते दर्शक पता नहीं सुनने वाले बोर तो नहीं हो रहे हैं। उस टाइम पे मतलब कहानी होती थी, और कहानी होती हुई और अपनी ज़िंदगी की कहानी से अगर मिल जाए, जिसमें मतलब इसको कॉमन अपील मैं बोलता हूँ, तो दिल का जो दर्द है वो उसमें अपने आप ही आ जाता है। जैसे सत्तू जैसे मेरे दोस्त थे, आनंद की वो लाइन है, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकलना है जन्मों के नाते। तो ये लाइन ऐसे ही नहीं आई है, ये हुआ है ज़िंदगी में। जो अपने थे, अभी मैंने कहीं लिखा था एक, जब किसी शाख से कुछ फूल बिखर जाते हैं, दर्द कांटों की तरह दिल में उभर आते हैं, तो उसमें एक शेर था, जो थे अपने वही अपने कभी अपने ना हुए, अब कोई प्यार से मिलता है तो डर जाते हैं। तो इस तरह के जो थॉट्स या इस तरह की ज़िंदगी में जब घटनाएं आती हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं या इतने लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैंने भले ही कम काम किया हो, मगर मुझे सिचुएशंस वो मिली जो मेरी लाइफ में भी थी और फिल्म में भी थी मोस्टली। तो इस तरह मतलब शायद यही वजह होगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है। मतलब मैं तो जब मुझे फ़ोन आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और मैंने पूछा फ़ोन मतलब करके कि ये मुझे क्यों दे रहे हैं आप, क्यों? तो उन्होंने बोला कि हमारी मर्ज़ी है, हम दे रहे हैं आपको। मैंने बोला नहीं, मगर मैं तो कुछ इतना मैंने कुछ किया नहीं है। गुलजार साहब हैं, शेर अपना जावेद साहब हैं, और भी होंगे बहुत से जिन्होंने बोला नहीं, हम आपको दे रहे हैं तो आप लीजिए, आपके क्वेश्चन और प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। हालांकि उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था, फिर सत्येंद्र जी हमारे वही कहीं तो दिल का भी अभी एक आए हैं और हमारे जीवन में वो ले गए साथ में। और इस तरह हमको कभी पता नहीं आरती जी, हमको कभी लगा नहीं ऐसा। हम मतलब यहाँ पर शायद ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो लोग समझ रहे हैं आप वो हैं, ये आप दिखाइए लोगों को। हमको कभी लगा नहीं ऐसा कि हम हैं क्या। हम हर आदमी को यहाँ प्रोफेशन तो चाहिए, मतलब काम तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, उसके लिए कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। ये ग्लैमर की लाइन है, इसमें हमको उतना तो नहीं लोग, हमको क्या, जो चाहे टॉप का राइटर भी होगा, जितना एक्टर को वो मिलता है उतना तो नहीं वो मिलता है, मगर एक है अपनी जगह, एक सर्किल है, ये भी एक मतलब उसका एक भाग है, पार्ट है। तो अप्रिशिएट करते हैं। तो हमको इतना बड़ा अपना हम क्या तीर मार दिया जिस दिन। अब देखिए मुझे, मैं ये किसी स्कूल में आप गाने लिखना, कविता ये कर नहीं सकते हैं, कोई स्कूल नहीं है इसका, ये आपको नेचुरल गिफ्ट है। ईश्वर ने, मैं जैसा सोचता हूँ, ईश्वर ने मेरी डेस्टिनी फिक्स करी हुई थी कि ये कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, आज तक हिसाब किताब नहीं आता है, कुछ नहीं आता है इसको कुछ ऐसा आर्ट दे दो कि ये कम से कम क्या है, जब तक सांस चलेगी कुछ करता रहेगा। बस वो उसने दिया। मैंने वो ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत करता हूँ जब मैं लिखता हूँ, मतलब वो 10 पहलू से उसको सोचता हूँ। और दूसरा सलीलदा जैसे, मतलब मुझे मतलब मैंने तो सलीलदा के लिए यहाँ तक हमेशा बोला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद अगर वो पोएट होते, उनका कैरियर पोएट, तो शायद वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बाद सलीलदा का वो होता। इतनी गहराई थी उनकी कविताओं में। फिर बहुत अच्छे लोग मिले, बरवंदा मिले, हालांकि ज़्यादा नहीं काम कर पाया, 2 ही फिल्में कर पाया, एस डी बर्मन जी, पंचमदा,
सभी अच्छे मिले। मदन जी के साथ मदन मोहन जी एक फिल्म कर पाया, मगर देखा मैंने, मतलब जानते थे क्या है सिचुएशन की गहराई को समझते थे, कैसे हम लोग आपस में, मतलब ये नहीं अच्छा लग रहा है तो ऐसे करो वैसे करो। मदन मोहन जी के साथ मैंने एक ही फिल्म की, जो फिल्म तो रिलीज़ नहीं हुई, मगर मेरा लक था कि मैं अगर शायद ऐसे बोलता तो लोग बोलते अरे ऐसे ही फेंक रहे हैं। वो उसकी एक एलपी जो है वो रिलीज़ हो गई, उसमें लता जी का एक गाना जाइए हमसे खफा हो जाइए, और मैं B.R. चोपड़ा जी की फिल्म कर रहा था अग्नि परीक्षा, जो उनके मतलब साइड प्रोडक्शन में, जो वो दूसरों को, जैसे बासुदा ने छोटी सी बात की थी, ऐसे ही कमल मजूमदार जी ने वो डायरेक्ट की थी। तो उस रिकॉर्डिंग के टाइम पे मुझसे पूछा था B.R. चोपड़ा जी ने कि योगेश जी पाकिस्तान में लता जी ने कब गाया कोई गाना। मैंने बोला पाकिस्तान, मैंने तो कभी न्यूज़ में पढ़ा नहीं कि लता जी पाकिस्तान गई हों, वहाँ गाना गा के आई। बोला एक गाना है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने, आप मुझे बताइए तो फिर मैं पता लगाता हूँ। तो फिर जब रिकॉर्डिंग के टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा कि वो गाना था जाइए हमसे खफा हो जाइए, दुश्मनों का आसरा हो जाइए। तो मैं फिर हंसा, मैंने बोला तो मेरे ही गाना है, तो यहीं का हिंदू और वो भी मतलब आपकी फिल्म वो जब मैं कर रहा था अग्नि परीक्षा, उसी वक्त का गाना है। तो वो गाने तो बजे ही नहीं, क्योंकि अभी वो उस तरह नहीं है कि आपने रिकॉर्ड पहुंचा दिया और फिर पॉपुलर अपील के साथ, मतलब अंदर इतने लूप होल हैं कि एक आदमी अगर बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे, मगर वो काम जिसको पॉपुलर बोलते हैं, वो पॉपुलर कैसे होगा जब तक लोग सुनेंगे नहीं। और वो सुनेंगे कैसे? सुनने के लिए साधन जो हैं वो चैनल हैं, वो चैनल बजाएंगे ही नहीं जब तक आप पैसा नहीं देंगे। मतलब ऐसे बहुत से लूप होल हैं कि और भी प्रतिभाएं होंगी, बहुत सी होंगी। हमारे टाइम पे शायद इतना नहीं था तो तब भी लोग बोलते थे, और मैं तो स्वयं भोगा हुआ आदमी हूँ कि मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। मतलब उस टाइम पे लोग बोलते थे कि ये जिस टाइम पे कहीं दूर जब दिन ढल जाए गाना आया था, या अपना ज़िंदगी कैसी है पहेली, या अपना छोटी सी बात का ना जाने क्यों होता है यूँ ज़िंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर याद उसकी छोटी छोटी सी बात। तो इस टाइप के गाने, या बड़ी सुनी सुनी है मिली का, या मैंने कहा फूलों, किसी भी दौर में, मतलब अगर इससे बेहतर गाने लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में शायद मुझे खुश करने के लिए कहते होंगे, मगर कभी मतलब मुझे अवार्ड के नॉमिनेशन तक भी नहीं मैं पहुंचा। इवन मतलब मेरे पास बहुत सारे एलपी रिकॉर्ड्स हैं, मुझे हमेशा क्यों निगलेक्ट किया गया मुझे समझ में नहीं आया। मैं लिख रहा हूँ तो R.D. बर्मन अगर नाम लिखा हुआ है तो राइटर का नाम यहाँ होना चाहिए, और राइटरों का है, मेरा नहीं है, मेरा कहीं रिकॉर्ड के पीछे है या कहीं छोटा सा दे दिया। ऐसा क्यों हुआ है मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। काम चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है, सोचो छोड़ो, दुनिया तो यही है, और क्या करेगा आदमी। शायर मुझे क्यों कहा जाता था, क्योंकि जब मैं आया था तो मैं कुछ गज़लें, मेरे कुछ गाने जो चले थे वो गज़ल पैटर्न के थे, और मुझे किसी ने बोला कि मजरू साहब ने एक गाने की इस कदर तारीफ़ की है, उन्होंने बोला है कि खूबसूरती का इससे बढ़िया कोई गाना हो ही नहीं सकता है, तो और वो गाना तेरा है। मैंने बोला पागल हुआ है क्या, मेरा गाना ऐसा खूबसूरती के ऊपर, जो मजरू साहब ने वो कहा है, छोड़ यार झाड़ पे मत चढ़ा। तो वो गाना था। और मजरू साहब जब मुझे मिले पंचमदा के यहाँ तो मैंने उनसे पूछा, उसने बोला कि योगेश तुमने कैसे भी लिखा होगा मगर इससे बढ़िया गाना हो ही नहीं सकता, ना था ना है ना हो पाएगा, भगवान जाने। वो गाना था 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे, दांतों की जगह पर मोती चुन चुन के लगाए होंगे, जुल्फ़ें काली करने को बदली को जलाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे, दो नील कमल नीलम सी आँखों में खिलाए होंगे, अंगों में चमक देने को चंदा को गलाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग। ये गाना पिक्चराइज था सिम्मी जी के ऊपर। सिम्मी जी ने हमारे डायरेक्टर को बोला कि वो शायर साहब को भेजिए जिन्होंने ये गाना लिखा है, मैं तो ऐसे ही दीवाने हो गई, ये हो गया वो हो गया। और मुझे उन्होंने बुला लिया शूटिंग में, मोहन स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी, और मैं जाके 10 बजे से बैठ गया। शूटिंग चलती रही 6 बजे ख़त्म हुई।
तब जा कर के उन्होंने बोला कि वो डायरेक्टर से कि शायर नहीं आए वो सब। तो बोला ये क्या बैठे हैं? तो बोला ये तो 10 बजे से बैठे हुए हैं, ये शायर हैं। मैं अपना पैंट वैंट जैसे पहनते हैं और सब एज भी मतलब बहुत ही कम रही होगी जो भी। तो फिर वो बड़ी खुश हुई। फिर उन्होंने मुझे बोला, उनकी बर्थडे थी शायद, तब खंडाला में सेलिब्रेट करने वाली थी, बोला भी मुझे चलने को। मैंने बोला नहीं सिम्मी जी। तो इसलिए लोग शायर शायर शायर, मुझे देखा नहीं था, मुझे देखते तो शायर क्या, वो कुछ बोलते ही गाना इसने लिखा ही नहीं है, तो इसलिए शायर में हो गया। सलीलदा के यहाँ जब मैं आया तब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कवि हो गया। कवि राज लोग बोलने लगे। और स्कूल के ये अपना जो हिंदी दिवस होता है उसके लिए पता लगा इस स्कूल से उस स्कूल से। शुरू में तो एक आध बार गया भी मैं, मगर मैंने इतना कुछ कविताएं लिखी नहीं ना, क्योंकि मैं फिल्म के स्ट्रगल में, संघर्ष के उसमें, तो कुछ कविताएं खाली लिखी होंगी, बाकी मैंने लिखी ही नहीं। तो मैंने छोड़ ही दिया जाना। मैंने बोला मैं हूँ नहीं जो, मैं अभी भी बहुत मंच वाले बुलाते हैं, मगर अब बुलाते हैं वो तो इसलिए कि मैं योगेश हूँ, फिल्म के पोएट हैं, ये कुछ सुनाए ना सुनाए, कुछ फालतू भी बकवास करें तो चलेगा इसलिए। मगर उस टाइम पे जब वो बुलाते थे तो जुनून बुलाते थे, क्योंकि उनको लगता था कोई लिटरेरी पोएट लाइन में आ गया है। और वो सब सलीलदा की देन थी। और जैसे बासुदा का मुझे याद है कि जब रजनीगंधा का मैं टाइटल सॉन्ग लिख रहा था तो मैंने सलीलदा की कविताएं सुन करके मुझे लगा कि मैं हिंदी में इसको लिख सकता हूँ, और ट्यून भी दादा की वैसी ही थी। तो रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। तो मुझे डर लग रहा था कि अनुरागी मन जो है ये बासुदा बोलेंगे क्या तू ये फिल्म के गानों में अनुरागी कहाँ से लेके आया। और पता लगा बहुत अच्छा लगा उनको। और फिर मैंने उनका दूसरा गाना जो था जिसमें मुकेश जी को नेशनल अवार्ड मिला, कई बार यूं भी देखा है जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है, अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। तो फिर ये मुझे छूट मिली। और मैं और इंदिवर जी उस टाइम पे मतलब, और नीरज जी बाद में आए, जो एक आम मतलब भाषा में और उसके साथ फिलॉसफी और ज़िंदगी की सच्चाई ये सब मतलब जोड़ के करने वाले, मतलब वो जो खालिस उसका जो दौर था, वो चश्मे बदूर और पता नहीं क्या इस तरह के कोई वर्ड आते थे, उर्दू की शायरी ज़्यादा होती थी, वो एक चेंज तो आया था। और अब तो इतना चेंज आ गया है कि कुछ भी जिंगल वाला भी लिखो, कुछ भी लिखो। काफी चेंजेस आ गए, बहुत चेंज है फिल्म इंडस्ट्री में। 100 साल पूरे हो गए हैं। और आने वाले युग को आप क्या कहना चाहेंगे, या आप अपना कोई पसंदीदा सबसे आज तक जो आपने जो लिखे हैं, डेफिनेटली आपके हर गीत हर बोल आपका सबसे फेवरेट रहा होगा, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि आपका एक पसंदीदा आज के दौर में अगर गुनगुनाना पड़े तो आप वो कौन सा गाना होगा जो आप गुनगुनाएंगे आज? वो मैं गुनगुनाऊंगा हरिवंश राय बच्चन जी का एक गाना जो आलाप पिक्चर में था, कोई गाता मैं सो जाता। ये गाना संस्कृत के विस्तृत सागर में सुख दुख की, मुझे याद नहीं है पूरा, मगर मेरे जीवन का हालाहल मेरे जीवन का खारा जल, कोई अपने स्वर में मैं भर कर मत कर, बरसाता मैं सो जाता। मतलब मैं थक गया हूँ अभी। ये अब जब परिवर्तन आएगा तब हम दूसरा जन्म ले चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर जन्म लेना होता है तो। मतलब कुछ आप एक छटपटाहट होती है ना, आप जहाँ देखिए, जहाँ भी कदम रखिए, कोई भी फील्ड देखिए, मतलब इतना करप्शन सोच करके एक मतलब आदमी परेशान हो जाए। जीना है आदमी को, आत्महत्या करना पाप है, सुसाइड नहीं करना चाहिए आदमी को, मगर इस माहौल में कैसे आदमी, आप किसी भी फील्ड में जाइए, फिल्म से लेकर के कहीं पर भी लेकर के लोगों को। आज मैं एक नया, मेरा कंपोज़र है और नए सिंगर सत्येंद्र जी, नया कंपोज़र को मतलब मेरा दावा है कि वो जिस दिन आएगा, वो उस दिन वो कहीं पर, वो कैसा भी आदमी होगा, वो टॉप पे जाके क्या उसका होता है मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं जाता हूँ लोगों के पास और लोग फिर उनसे बोलिए फिर आए, मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है, मगर आपके पास इतना, आप अभी जितने स्टार्स के बच्चे हैं वो सब हीरो हीरोइन ये वो सब, जिस आदमी में टैलेंट है, आप, मैं जानता हूँ कि हज़ारों लोग आते हैं, मगर दिन में दो आदमी से तुम मिल सकते हैं आप।
उसमें कोई अगर जुनून निकले तो उसको चांस दीजिए ना, ऐसा नहीं है। तो वो सब काम आता है तो मैं सब भूल जाता हूँ, भूल करके उसी में। अब एक लता जी जैसा हम एक हैं कोई नए कंपोज़र संजय जयदीप करके, वो आए थे मेरे पास और मैंने लिखा है इसलिए नहीं, वो कुछ किसी से लिखवाया हुआ उन्होंने। तो लता जी आजकल तो गाती नहीं है, मगर कैसे उन्होंने हाँ बोली तो वो गाने रिकॉर्ड होने वाला है और मैंने लिखा वो गाना। तो मैंने वो यही सोच के लिखा कि वो ज़माना जो था, हम सिंसियर हो करके, कंपोजिशन अच्छा था, डूब करके लिखना है। दीदी ने गाना पसंद किया, बोला इसको गाना बोलते हैं, तो वो हमने लिखा है इसलिए नहीं, मतलब उतनी सिंसियरिटी और उस तरह का गाना हम, क्योंकि हमको मालूम है ना कि दीदी के साथ 50 गाने गाए होंगे दीदी ने, और हमारा बहुत अच्छा उनके घर में मतलब रहा है। उनकी जो बहन है मीना जी, मीना ताई हम लोग बोलते हैं, उनके साथ भी मैंने फिल्म की है। वो फिल्म थी असंभव। फिर हृदयनाथ जी मंगेशकर, उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो घर में मेरा, मुझे मालूम था कि मतलब अब इस उम्र में एक तो दीदी गाएंगी, वही बहुत बड़ी बात है, और गाएंगी तो वो गाना अच्छा होना भी चाहिए। तो बस ऐसा अब कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, मगर मन नहीं होता है, मतलब कुछ अच्छा। वो ठीक है कि वो और कुछ आता नहीं प्रोफेशन, तो खाली बैठेंगे तो जंग लग जाएगा ना, बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन ना हो। तो मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। एक हम अभी यूट्यूब के लिए एक गाना हम कर रहे हैं, वो शायद जो हमने महसूस किया है शायद उस गाने में है वो, क्योंकि जो हम तीनों ने मिलके, हम और हमारे प्रवीण कुंवर जी जो हैं कंपोज़र, और सत्येंद्र जी जो सिंगर हैं, ये दोनों मिल करके गाएंगे, और शायद नरेशन मुझे ही करना पड़ेगा, ऐसा इन लोग का प्रोग्राम है। और तो वो थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ उसका था कि ज़िंदगी एक बार फिर मिलना, ज़िंदगी एक बार फिर मिलना, इस दफ़ा तुझको प्यार कर न सके, तेरा दामन खुशी से भर न सके, तुझको कह भी सके ना हम अपना, ज़िंदगी एक बार फिर मिलना। हमने तुझसे किया था ये वादा, तेरे हाथों में चांद रख देंगे, तुझको देकर खुशी ज़माने की, हम भी तेरी वफ़ा परख लेंगे। वक्त ने वक्त ना दिया इतना, ज़िंदगी एक बार फिर मिलना। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। मैं तो बह जाता तो पता नहीं, शायद मेरा ख्याल है कि ये घंटों बोलते ही रहता है, इतनी घटनाएं जीवन में घटी हैं, तो कभी बोर हुए होंगे तो क्षमा कीजिएगा। बस ये मेरी इतनी है। और जाते जाते एक बात, मेरे गीत गाते रहना, इन्हें गुनगुनाते रहना, मैं भूलूं अगर गीतों का सफ़र, मुझे याद दिलाते रहना, मेरे गीत गाते रहना।